हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया अपने यूट्यूब चैनल MM माली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का भाग 2 लेके आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मनोविज्ञान का उदय किस प्रकार हुआ, 16वीं शताब्दी से आज 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पिछली कक्षा में विद्यार्थियों 2 चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था जो हमारी परीक्षाओं में आता है। तो आइए सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की जो जीवन यात्रा है 16वीं शताब्दी से शुरू होकर आधुनिक तक, उसे एक कथन के माध्यम से वुडवर्थ महोदय ने दिया हुआ है। आइए सबसे पहले उस कथन को देखते हैं। वो कथन का है विद्यार्थियों, वुडवर्थ महोदय की और JB वाटसन महोदय की के 2 कथन हैं जो प्रायः हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए उन कथन को भी देख लेते हैं। पिछली वीडियो में मैं इसे बताना भूल गया था, इस वजह से इस वीडियो में मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, वुडवर्थ महोदय जी का कथन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। विद्यार्थियों, वुडवर्थ महोदय जी के अनुसार उन्होंने मनोविज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख करते हुए अपने एक मत व्यक्त किए हैं। वह मत इस प्रकार है। विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन 2013 सीटेट में आया भी था, इस लिहाज से इस क्वेश्चन को देखना काफ़ी उपयोगी हो जाता है। आइए इसे देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछ दे कि यह कथन दे के यह कथन किसका है, तो यह कथन हमारा किसका है? वुडवर्थ महोदय जी का है। एक कथन और है विद्यार्थियों, JB वाटसन महोदय जी का, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। हम में से प्रायः जितने भी प्रशिक्षु अध्यापक हैं, लगभग सभी ने इस कथन को एक न एक बार जरूर पढ़ा होगा। आइए एक बार फिर देखते हैं। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार 2 कथन हैं जो हमारे परीक्षाओं में प्रायः देखने को मिलता है, पूछ दिया जाता है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में एक मुझसे त्रुटि हो गई थी और मैं इसे सोच रहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके बाद इसे साझा किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वह त्रुटि रह जाए। आइए एक बार उसे थोड़ा सा हम लोग दृष्टिगोचर हो लेते हैं, वो क्या रह गई थी। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपसे कि दर्शन शास्त्र के अधीन मनोविज्ञान का प्राचीन काल में अध्ययन होता था, लेकिन मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है, जो कि कुछ किताबों में प्रामाणिकता पर थोड़ा संदेह है। इस वजह से आइए थोड़ा सा उसे फिर से देख लेते हैं। विद्यार्थियों, मैंने अभी हाल ही में एक किताब में पढ़ा कि सन 1879 में जब मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम उंट के द्वारा, विद्यार्थियों कभी कभी विलियम उंट का इंग्लिश में विलहेल्म उंट भी लिख देता है, जब पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लिपजिंग, कभी कभी विद्यार्थियों लिपजिंग लिखता है, कभी कभी लिपजिग लिखता है। किसी किताब में आप लिपजिंग भी पा सकते हैं, किसी किताब में लिपजिग भी पा सकते हैं। जब सबसे पहली बार 1879 में विलियम उंट ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, इस वजह से माना जाता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त करने का श्रेय सबसे पहली बार जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? विलियम उंट साहब को। और विद्यार्थियों, मैंने एक किताब में ये भी पढ़ा था कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। मैंने सोचा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे करके मेरी इस क्वेश्चन के प्रति जो सत्यता है इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे और उसके बाद इसकी चर्चा होगी। तो विद्यार्थियों,
आप भी अपने अपने जो आपके पास सोर्सेज हैं उस सोर्सेज के माध्यम से, उस स्रोतों के माध्यम से इस तथ्य की प्रामाणिकता का थोड़ा सा एक अपने तरफ से भी कोशिश करके देख लें और आप नतीजे पे पहुंच जाएं कि कौन सा कथन सही है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त करने का श्रेय किसे जाता है पूर्ण रूप से, तो कमेंट बॉक्स में भी आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं और मनोविज्ञान की शाखाएं क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं और उसके बाद फिर देखेंगे मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमें यह बात पूर्ण रूप से पता चल गई है कि मनोविज्ञान व्यवहार पर आधारित है, मनोविज्ञान का पूरा आधार ही व्यवहार है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मानव के व्यवहारों को ही समाहित किया गया था, लेकिन जैसे जैसे मानव व्यवहारों का विस्तृत, सुचारू और सुस्पष्ट ढंग से मनोवैज्ञानिकों ने वर्णन करना शुरू किया, उन्होंने पाया कि मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मानव के ही नहीं बल्कि पशुओं के व्यवहार को भी शामिल किया जाता है या जाएगा। तो आधुनिक मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मानव व्यवहार को ही नहीं बल्कि पशुओं के व्यवहार को भी शामिल किया गया है। यह आधुनिक मनोविज्ञान की परिकल्पना ऐसी है, लेकिन प्राचीन मनोविज्ञान में ऐसा नहीं था। प्राचीन मनोविज्ञान में यह मानना था कि केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य हैं विद्यार्थियों। आइए, मनोविज्ञान के 4 उद्देश्य हैं। देखिए विद्यार्थियों, मनोविज्ञान पूरी तरह से व्यवहार पर आधारित है और जितने लोग हैं उनका अलग अलग व्यवहार है। व्यक्ति के व्यवहारों का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद, विभिन्न परिस्थितियों में व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद मनोविज्ञान के 4 उद्देश्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं, जिसका डिस्कशन, जिसका वर्णन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। आइए उन चारों को 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला जो मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, एम्स ऑफ साइकोलॉजी। हमारा क्या हेडिंग? एम्स ऑफ साइकोलॉजी। एम्स ऑफ साइकोलॉजी विद्यार्थियों, मनोविज्ञान के उद्देश्य। मनोविज्ञान के 4 उद्देश्य हैं विद्यार्थियों। जो हमारा पहला उद्देश्य है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर। विद्यार्थियों, जो मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर। अर्थात अगर इसे हम हिंदी में देखें तो हो जाएगा व्यवहार का वर्णन करना। विद्यार्थियों, मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिकों ने 4 उद्देश्य बताए हैं। उन 4 उद्देश्यों में से हमारा जो पहला उद्देश्य है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर, व्यवहार का वर्णन करना। अर्थात जो मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है वह यह है कि मनोविज्ञान व्यवहार को, मानव व्यवहार को पशुओं के व्यवहार का सबसे पहली बार वो वर्णन करता है। किस किस प्रकार के, किस तरह से व्यवहार मनुष्य में या फिर पशुओं में पाए जाते हैं, या फिर व्यवहार के कैसे कैसे रूप स्वरूप होते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 आया, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। जो हमारा दूसरा आया अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। अब इसे अगर हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा? व्यवहार को समझना। विद्यार्थियों, जब हमने व्यवहार का वर्णन कर लिया, व्यवहार क्या होता है, कैसे इसे परिभाषित किया जाता है, इसके कौन कौन से स्वरूप होते हैं, जब हमने इसका अध्ययन कर लिया तो उसके बाद हमारा अगला पड़ाव आ जाएगा व्यवहार को समझना। अब हम व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी विशेष परिस्थिति में यह जो व्यवहार किया गया है यह कैसे है, किस प्रकार है और किन किन चीज़ों से इसका संबंध है। व्यवहार को जो समझना होता है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ गया विद्यार्थियों, प्रेडिक्टिंग PREDICTING, प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर। विद्यार्थियों, जो हमारा तीसरा है वो क्या है? प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर। अर्थात अगर इसे हम हिंदी देखें तो हो जाएगा व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करना। विद्यार्थियों, जो हमारा तीसरा है वह है व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करना। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने 3 देखा,
जो मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं वो 4 होते हैं। हम लोगों ने 3 देखा। पहला उद्देश्य हमारा क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। पहला उद्देश्य है व्यवहार का वर्णन करना। मनोविज्ञान में व्यवहार का वर्णन किया जाता है, और व्यवहार में आप यह ना समझें कि केवल मानव का, किसका, मानव व्यवहार का, और जो पशु होते हैं इन दोनों के व्यवहारों का वर्णन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा हमारा जो काम होता है व्यवहार को समझना। हम व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा व्यवहार क्यों प्रदर्शित किया गया, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम उन कारणों को बदल दें, परिवर्तन कर दें, तो हमारे व्यवहार भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने के लिए या फिर अच्छी स्थिति उत्पन्न करने के लिए हमें व्यवहार को समझना अनिवार्य पड़ जाता है। विद्यार्थियों, उसके बाद क्या आता है, प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर, व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करना। अर्थात अगर हम यह पता कर लें विद्यार्थियों कि इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, तो क्या हम व्यवहार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते? काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा 4 नंबर आया, जो चौथा पार्ट होगा हमारा कंट्रोलिंग द बिहेवियर। क्या हो गया? कंट्रोलिंग द बिहेवियर। इसे अगर हम हिंदी लिखें तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? व्यवहार को नियंत्रित करना। हमारा क्या इसका अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों? व्यवहार को नियंत्रित करना। विद्यार्थियों, केवल मानव व्यवहार का वर्णन कर लेने से, मानव व्यवहार को समझ लेने से और मानव व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर देने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें व्यवहार को नियंत्रित करना भी पड़ता है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के 4 उद्देश्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं, जिनको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हैं। मनोविज्ञान के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिनका जिक्र हमने आपके साथ किया। विद्यार्थियों, आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, मनोविज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। विद्यार्थियों, मनोविज्ञान पूरी तरह से व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार की व्यापकता जैसे जैसे बढ़ती गई, मनोविज्ञान की शाखाएं भी उसी प्रकार से बढ़ती गई। उदाहरण के तौर पे शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, वहीं समूह विज्ञान एक समूह में लोगों के व्यवहार का अध्ययन करता है। विद्यार्थियों, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान की कुल 19 शाखाएं हैं। आइए हम उसे देखते हैं कि किस प्रकार की और कैसी हैं। विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की शाखाओं को मूल रूप से हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहली हमारी मनोविज्ञान की जो शाखा होती है वो सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। जो दूसरी होती है वह व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत और भी कई उप शाखाएँ शामिल होती हैं, और ठीक उसी प्रकार व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत भी कई उप शाखाएँ शामिल हैं। आइए हम लोग क्रम से देखते हैं। आइए विद्यार्थी, मनोविज्ञान की जो शाखाओं में है तो प्रमुख रूप से मनोविज्ञान की 2 शाखाएं माना जाता है। प्रमुख रूप के 2 शाखाएं से माना जाता है। वो शाखाएं कौन कौन सी है? पहला है सैद्धांतिक मनोविज्ञान। सैद्धांतिक मनोविज्ञान, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में थ्योरेटिकल और प्योर PURE साइकोलॉजी। इसे हम लोग विद्यार्थियों सैद्धांतिक जो मनोविज्ञान है उसे हम लोग थ्योरेटिकल और प्योर साइकोलॉजी कहते हैं। और उसी प्रकार हमारा एक होता है व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान, इसे हम लोग कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। तो विद्यार्थियों, मानव व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए साइकोलॉजी को 2 शाखाओं में बांटा गया है। जो हमारी पहली शाखा है उसका नाम है
सैद्धांतिक मनोविज्ञान, जिसे हम थ्योरेटिकल साइकोलॉजी कहते हैं, और दूसरा है हमारा व्यवहारिक मनोविज्ञान। विद्यार्थियों, सैद्धांतिक मनोविज्ञान के भी कई शाखाएं हैं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और इसी प्रकार। उसी प्रकार व्यवहारिक मनोविज्ञान के भी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और ढेर सारे हैं। आइए वन बाय वन करके हम सबका जिक्र करते हैं। विद्यार्थियों, सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों के माध्यम से मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सैद्धांतिक मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम अपने जीवन में ज्ञान अर्जन करते हैं। इस वजह से इसे सैद्धांतिक मनोविज्ञान कहा जाता है। सैद्धांतिक मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वह सैद्धांतिक मनोविज्ञान आधारित किस पे है? सैद्धांतिक मनोविज्ञान पूरी तरह से आधारित है मनोविज्ञान के मूलभूत नियमों पर। मनोविज्ञान के मूलभूत नियमों पर, जो मनोविज्ञान के नियम बनाए गए हैं, जो नियम मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रदर्शित किए गए दिए गए हैं, उसी पे आधारित होता है सैद्धांतिक मनोविज्ञान। आइए इसके भी कई पार्ट हैं, उसे पढ़ते हैं। पहला है इसका पार्ट जो होता है वो होता है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान, जो इसका पहला पार्ट है वो क्या है? सामान्य मनोविज्ञान। इसे हम लोग नॉर्मल साइकोलॉजी बोलते हैं। नॉर्मल साइकोलॉजी, ये हमारा नॉर्मल साइकोलॉजी है। विद्यार्थियों, सामान्य मनोविज्ञान क्या होता है? जैसे नाम से ही पता है, सामान्य। विद्यार्थियों, जब मनोविज्ञान के सामान्य नियमों का प्रयोग करके सामान्य मानव के सामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, तब हम कहते हैं कि वह सामान्य मनोविज्ञान है। और इसमें प्रायः विद्यार्थियों काफ़ी हद तक मानव का स्वभाव काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। जो व्यवहार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सामान्य तौर पे किसी के लिए एक जैसे होते हैं, उन सभी व्यवहारों का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों हमारा दूसरा असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, इसे कहते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये हमारा होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। विद्यार्थियों, असामान्य मनोविज्ञान, जिस प्रकार सामान्य मनोविज्ञान में सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य मानव के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जब मानव के असामान्य या असामान्य मानव के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है तो वो असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों आइए और भी हैं, उन्हें भी हम लोग चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, हमारा पहला था सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा था असामान्य विज्ञान और तीसरा है शारीरिक मनोविज्ञान। विद्यार्थियों, जो सैद्धांतिक मनोविज्ञान है उसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? शारीरिक मनोविज्ञान, फिजिकल साइकोलॉजी। शारीरिक मनोविज्ञान में क्या होता है विद्यार्थियों? नाम से ही पता है, जो शारीरिक हाव भाव से जुड़े मनोविज्ञान होते हैं, या इसे शल्य चिकित्सक भी कह सकते हैं। जो शल्य से जुड़े सारे ज्ञान होते हैं वो हमारे शारीरिक मनोविज्ञान के अंदर आते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हमने देखा कि प्रयोगात्मक जो प्रयोगों पर आधारित है, मनोविज्ञान के वे सिद्धांत जो प्रयोगों पर आधारित हो वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के तौर पे जाने जाते हैं विलियम वुंट, और इन्होंने पहली बार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला स्थापित की थी वो जर्मनी के लिप्जिग या फिर लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी 1879 में। आइए विद्यार्थियों, उसके बाद हमारा क्या है? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। विद्यार्थियों, बाल मनोविज्ञान जो चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोगों को पढ़ना है, हमारी शिक्षा के लिए उपयोगी भी है। और बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, ये दोनों को हम लोगों को पढ़ना भी है। तो आइए फिर आगे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार को जब हम अध्ययन केंद्र में रख के अध्ययन करते हैं तो हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार पशु मनोविज्ञान, पशुओं के व्यवहार पर जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सैद्धांतिक मनोविज्ञान के एक और आ गया सामाजिक, हमारा जो है सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। विद्यार्थियों, प्रत्येक समाज का अपना व्यवहार होता है, उस समाज के व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। विद्यार्थियों, आइए अब उसके बाद हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान का वर्गीकरण देखते हैं। फ्रेंड्स,
तो आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान किसके अंतर्गत आता है, या फिर व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन किन किन शाखाओं में किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है, अप्लाइड साइकोलॉजी, इसके कितने पार्ट हैं? इसके कितने पार्ट हैं? शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला व्यवहारिक मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है। विद्यार्थियों, व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या होता है? जिस प्रकार हम लोगों ने देखा सैद्धांतिक मनोविज्ञान क्या होता है, मानव के व्यवहारों का अगर हम मनोविज्ञान को सिद्धांतों के माध्यम से वर्णन करते हैं, उसमें उसे समझते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सैद्धांतिक मनोविज्ञान। लेकिन व्यवहारिक मनोविज्ञान में क्या होता है? जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके मानव के व्यवहारों को अगर हम या फिर मानव के जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान में जो सबसे पहला हमारा पार्ट है वह है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। विद्यार्थियों, हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों का बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान इसी को पढ़ना होता है। तो चूँकि मैं आप लोगों को ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बता रहा हूँ, तो ये आवश्यक हो जाता है इन सब के बारे में जानना। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोगों का है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैक्षिक परिस्थितियों में किसी बालक का व्यवहार कैसा होता है, उसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल बालक के व्यवहारों का ही नहीं, बल्कि शिक्षक की गुणवत्ता और बालक के सीखने की क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आइए फिर हम आगे चलते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। विद्यार्थियों, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें ढेर सारे कर्मचारी होते हैं। उन कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से भर्ती की जाती है। प्रत्येक कर्मचारी एक खास काम के लिए भर्ती किया जाता है और उसी को वो करता है। तो कंपनी चाहती है कि हमारे कर्मचारी जो है वो भी अच्छे से काम करें, जिससे कंपनी भी ग्रो करे और स्वयं वो भी ग्रो कर सके। तो उनके खुशहाल और उनके प्रसन्नचित्त जीवन को अच्छी तरह से समझने के लिए, बनाने के लिए मनोविज्ञान के औद्योगिक मनोविज्ञान का सूत्रपात हुआ। विद्यार्थियों, उसके बाद व्यावसायिक मनोविज्ञान है। व्यावसायिक मनोविज्ञान को प्रोफेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। विद्यार्थियों, व्यावसायिक मनोविज्ञान पूरी तरह से व्यवसाय चयन पर आधारित है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। ढेर सारे व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों में से कौन सा चुनाव करें, इनका सटीक और सुझावात्मक या चयनात्मक जो सुझाव होता है वह व्यावसायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। औपचारिक मनोविज्ञान, औपचारिक मनोविज्ञान एक है, इसे फॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है चिकित्सा मनोविज्ञान, क्लिनिकल चिकित्सा मनोविज्ञान। इसमें चिकित्सा मनोविज्ञान में बहुत से ऐसी समस्याएं मानव जीवन में आती हैं जिन्हें हम दवाओं के माध्यम से सही नहीं कर सकते। उन्हें हम मोटिवेट करके, संप्रेषित करके, या फिर उनमें उत्साह की जो कमी है उसे ख़त्म करके उत्साह भर के हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी भी उसी प्रकार की है। मानसिक असंतुलन को हम चिकित्सा मनोविज्ञान के माध्यम से बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। अपराध मनोविज्ञान, जो हमारा क्राइम साइकोलॉजी है। विद्यार्थियों, प्राचीन काल में मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि अपराधी जन्म से पैदा होते हैं, अर्थात कोई भी अपराधी जन्म से ही अपराधी होता है, उसे सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान इस अवधारणा को नकार चुकी है। उसका यह मानना है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियाँ उसे अपराधी बनाती हैं। अगर हम उसकी परिस्थितियों को बदल दें तो उसमें अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। तो इस प्रकार अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत होने वाले अपराधों का मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर विश्लेषण किया जाता है। आइए उसके बाद देखते हैं कानून मनोविज्ञान। कानून मनोविज्ञान में क्या होता है? जो लीगल साइकोलॉजी बोलते हैं। सारे काम जो भी होते हैं, जो भी हम मानव सारे काम करता है, वो कानून के दायरे में है या नहीं, इसका मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं कानून मनोविज्ञान के अंतर्गत। विद्यार्थियों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली कक्षा में आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान मैं शुरू करूँगा।
पहले हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जो ऐतिहासिक परिदृश्य पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे बाल विकास पे। बाल विकास शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा विकास होगा, उसके बाद इसी क्रम में आगे की प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। विद्यार्थियों, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।